मित्रों, द ट्रिप्स ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने राजनीति और शेयर बाजार के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, उस पर एक लंबी चर्चा की थी। और उस चर्चा का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि अगर अच्छे राजनेता रहेंगे, अच्छी सरकार रहेगी, देश का विकास चाहने वाला साफ नीयत के नेता आएंगे, देश से गरीब हटाने की बात नहीं, खाली वास्तव में हटाने का काम करने वाले नेता आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और उसके कारण आम आदमी की आमदनी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, गरीबी दूर होगी। एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज का, सोशल सर्विसेज हैं ये, एजुकेशन, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, मतलब ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होगा तो देश में एक साफ स्वच्छता दिखाई देगी, देश में सुविधाएं बढ़ेंगी, विकास होगा, व्यापार होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गरीबी दूर इन्हीं से होती है। तो अब मैं शेयर बाजार पे चर्चा कर लूँ। भारतीय शेयर बाजार पे करते हैं। अमेरिकन शेयर बाजार तो फ्राइडे को बंद हुए, आज शाम को खुलेंगे। अब उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आज 750 पॉइंट माइनस खोला था सेंसेक्स को, जो इस वक्त वीडियो बनाने के वक्त 225 पॉइंट माइनस है। ये क्या संदेश देता है? इतनी भारी उथल पुथल बाजार में करना, कोई ना कोई ऐसी लॉबी कुछ एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए सक्रिय हो गई है कि जितने भी सौदे इन्वेस्टर्स खड़े करते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, एफ&ओ में खड़े करते हैं, उन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और सब माल ले जाते हैं। तोड़ा, फिर उठा है तो उठा तो खरीदारी से उठाए, तो कुछ लोगों ने माल को तोड़ के खरीदा है। इसका ये इंडिकेशन साफ मैं मानता हूँ। टाटा मोटर की रिपोर्ट, शानदार रिपोर्ट आई, शानदार वर्किंग आई। मैनेजमेंट ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में कहा है, मतलब कॉनकॉल में जो कुछ कहा है, वो कोई इतनी निराशाजनक बात नहीं है कि जिसकी वजह से 8-10% शेयर को तोड़ दिया जाए। सिर्फ मैनेजमेंट ने यह कहा है कि अगले साल हमारी जो यूरोप ऑपरेशंस हैं, वो थोड़ा सा ईवी व्हीकल्स का मिक्स करने के कारण और एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग करने के कारण थोड़ा सा फ्लैट रह सकते हैं, मार्जिन में बढ़त नहीं आ सकती है और कमोडिटी प्राइसेज भी ऑलमोस्ट द सेम रहेंगे, गिरने की संभावना नहीं है। तो प्रॉफिट घटेगा तो नहीं ना भाई, और 5-7% तो बढ़ेगा वो कह रहे हैं। लोकल ऑपरेशन भी 5% से कम बढ़ेंगे तो बढ़ेगा ना। अगर लास्ट क्वार्टर का जितना ही प्रॉफिट अगले साल के हर क्वार्टर में आ जाता है तो भी ये ग्रोथ 25% दिखाई देगी। सारे कैलकुलेशन मैंने कर लिए हैं, चूंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इस क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ कम थी, मतलब ईपीएस कम थी, तो इतने ही ईपीएस अगर आएगी, यानी इस साल का भी फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में 30-35% का फर्क है कम से कम। तो इतनी ही अगर ईपीएस आती है तो हो गया बेड़ा पार, बस खत्म। लेकिन ये सब सटोरियों की कलाबाजी है, इनसे मत घबराइए। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, आप निश्चिंत भाव से खड़े रहिए और बाजार से दूर हो जाइए 10-20 दिन के लिए। केवल मात्र आप स्टडी करिए, शेयरों को पहचानिए, लोगों की बात सुनिए, अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, टीवी देखिए, राजनीतिक परिदृश्य को देखिए। ये सारा काम करिए, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल अविचल होकर के खड़े रहिए। मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी कहा कि अविचल होकर खड़े रहिए। तो अब जो है चर्चा कर लेते हैं, बनाने वाले वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं कि काहे पर वीडियो बनाएंगे। और वो चर्चा का जो मुख्य विषय है, हेडिंग होगा आज की चर्चा का, वो ये होगा कि टेक्नो फंडा एनालिसिस क्यों जरूरी है और कैसे करें। जरूरी तो है, लेकिन करना भी तो आना चाहिए ना, उसको करे बिना व्यर्थ है सब बात। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। आप समय के बारे में निश्चिंत रहें। 2-5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लगने दीजिए, आपके ही काम आ रहा है, समय तो मैं दे रहा हूँ ना। देखिए, फंडामेंटली शेयर को कैसे पहचाना जाए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई वीडियोस में, और अभी मैं पुनः सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ क्योंकि रेडी रेफरेंस चाहिए। ईपीएस, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, ग्रोथ,
ब्रांड, टेक्नोलॉजी, और इसके साथ में एक अर्निंग में सस्टेनेबिलिटी। वो अर्निंग टिकाऊ, यानी एक क्वार्टर की वर्किंग दी फिर गायब, खत्म, औंधा मतलब उल्टा हो गया फिर मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर 2-3% से बढ़ रहा हो या ईयर इन ईयर 20%, 15% से बढ़ रहा हो, बट देयर मस्ट बी सम सस्टेनेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। ईपीएस है, पी रेशो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन एसेट है, वो सब आप देख लीजिए। और बैलेंस शीट को जरूर देख लीजिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह ओरिजिनल रिपोर्ट को देखना, रिजल्ट को देखना पड़ेगा बीएसई की साइट पर या कंपनी की साइट पर, कि कंपनी ने कहीं रिजल्ट देने में, क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए, कोई हेरा फेरी तो नहीं की। हेरा फेरी में बता चुका हूं कि एक तो ये इन्वेंट्री के पॉइंट पर करते हैं हेरा फेरी, इन्वेंट्री को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं नहीं, जो मैनेजमेंट लिख के देता है ऑडिटर वो मान लेता है। तो एक तो इन्वेंट्री पे हेरा फेरी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आइटम पे करते हैं, कुछ इनकम टैक्स में हेरा फेरी करते हैं। एक बार इनकम टैक्स को कम और ज्यादा बता देते हैं, बाद में देखी जाती है आपको कब तक कितना इनकम टैक्स दिया, कितने में सेटल करवा रहे हैं, कितने में असेसमेंट करवा रहे हैं, नोबडी नोज। तो उस 2 बिंदुओं पे तो इनकम टैक्स है तो आपको पता नहीं पड़ेगा, ये पता पड़ेगा 6-8 महीने बाद। या तो ये राइट बैक एंट्री करते हैं या एक्स्ट्रा पेमेंट का दिखाते हैं, उसमें फिर जब कम करना होता है एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा देते हैं, सब ये पेमेंट पहले का किया है, प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी रिपेड एंड करंट टैक्स। तो ऐसी पोजीशन है। वैसे तो मैनेजमेंट अगर बेईमानी करना चाहिए, देखिए कहीं कर सकता है। बेईमान आदमी को कोई नहीं रोक सकता, बेईमानी करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन मोटा मोटी यही है। मार्जिन्स को देख लिए, मार्जिन्स पे तो गिरावट नहीं आ रही है, कंपनी के प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो बाजारों में नहीं घट रही है, डिमांड तो नहीं घट रही है। ये सब बातें आप देख लीजिए थोरली, सब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं गूगल पे मिलेगी, कंपनी की वर्किंग में मिलेगी, सब जगह मिल जाएगी। खूब आप थोड़ा आधी घंटा अगर एक्सरसाइज कर लेंगे सब मिल जाएगी। अब पी रेशो कितना बढ़ा, अर्निंग कितनी बढ़ी कंपनी की, पी रेशो और ईपीएस इनमें क्या कोरिलेशन चल रहा है। अर्निंग बढ़ने के साथ साथ पी रेशो, जैसे 2 क्वार्टर पहले तो पी रेशो 15 था और अब अर्निंग बढ़ी तो पी रेशो 25 हो गया। क्या ऐसा कोरिलेशन चल रहा है उसमें? तो 25 हो गया वहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर 40 हो गया तो छोड़ दीजिए उस शेयर। इट मीन्स देयर इज मैनिपुलेशन, अनलेस अदरवाइज देयर इज समथिंग स्पेसिफिक हाई, मतलब बहुत विशेष बात जब तक नहीं। जैसे सीजी पावर का उदाहरण देता हूँ, आज सीजी पावर का अगर पी रेशो आप देखोगे तो एटलीस्ट 70 है, लेकिन ये पी रेशो कोई मायने नहीं रखता। कंपनी की का पी रेशो या ईपीएस कोई मायने नहीं रख रही, क्योंकि सीजी पावर सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का प्लांट लगा रही है, उसका इरेक्शन चालू कर दिया है। मोदी जी ने लैंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी 13 मार्च को। तो ये तो अब कुछ भी हो जाए, जैसे काइनास्टेक, उन्होंने तो कोई ऐसा शुरू भी नहीं किया, खाली वो तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं, खाली जमीन अलॉट की है कि भाई ठीक है आप ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का या इसकी एसेसरीज का प्लांट लगा लीजिए, उसमें वो 2600 रुपये, 20 रुपये की उसकी ईपीएस है, मतलब उसी में 2600 रुपये, 130 का पी रेशो है उसका। तो उस हिसाब से तो रेट बहुत कम है देखा जाए तो उसका। लेकिन खैर आप खरीदें ना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं प्लीज़, ये है मैंने खरीदा है, ये मेरा इंटरेस्ट है इस शेयर में, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम फुल्ली इंटरेस्टेड, जितने मेरे रिसोर्स थे मिलते। तो ये तो रही फंडामेंटल्स की बात सूक्ष्म, और पहले मैं बता चुका हूँ और भी बता दूंगा। अब सवाल ये है कि टेक्निकल एनालिसिस भी करना आवश्यक है भाई, खरीदते और बेचते समय बीच में आप मत करो, चाहे आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रखा है, टेक्निकल पॉइंट को देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप खरीदना है आपको शेयर, तो आप टेक्निकल पॉइंट को भी चेक करें। टेक्निकल पॉइंट में 3-4 बातें हैं, 3-4 का कई बातें हैं।
एक तो उसका आरएसआई देख लें, अगर आरएसआई 55 से ऊपर है तो उसको को 5-7 2-4-5 दिन बात करें। अगर वो 70 चला जाता है, 75 80 चला जाता है, 90 चला जाता है, आप मत खरीदिए, वो शेयर निश्चित रूप से डाउन आएगा ही, मानो आप। 99% केसेस में होता है डाउन आता है। और अगर खरीदना है मान लो, और उसका शेयर अगर आरएसआई उस शेयर का 30 35 40 45 से 50 भी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, आप खरीद लीजिए। तो ये तो आरएसआई की बात है। ये जो इंडिया विक्स है, ये बड़ी विचित्र वस्तु है। शेयर बाजारों में घबराहट क्या है लोगों में, इसका ये मेजरमेंट है। तो जो वॉलेटिलिटी का मेजरमेंट मानिए आप इसको। वॉलेटिलिटी क्रिएट घबराहट आवश्यक है, क्योंकि जो मेन ऑपरेटर्स हैं इसके पीछे, उनको तो मालूम है प्लांट है, चूंकि करने धरने वाले वही हैं। लेकिन आम जो निवेशक है, मीडियम लेवल इन्वेस्टर भी, उसका थोड़ी कॉन्टेक्ट है। वो तो बेचारा अलग बैठा हुआ है, वो तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, खेल तो दूसरे खेल रहे हैं उसमें। तो ऐसी सूरत में बहुत मुश्किल हो जाता है इस वक्त जैसा बाजार है। मैंने आपसे बताया ना, फर्जी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अरे भाई, मान लो मोदी सरकार चली भी गई तो दूसरी कोई सरकार आती भी है, पहली बात तो देखिए आने की 1% भी चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो क्या इन सब फैक्टरियों को ताला लगा दीजिए आते ही? पहले जो कुछ किया उसका परिणाम तो अभी भुगत रही है पार्टियां, और अब जो करेंगी, पहली बात तो देखिए कोई अवसर दूर दूर तक नहीं है। कुछ पत्रकार महोदय जो विरोधी पत्रकार हैं, मैं नाम भी बता सकता हूं उनके, आई नो देम पर्सनली, लेकिन ठीक नहीं, खामखा वैमनस्यता को पैदा करना अच्छा नहीं है। कुछ राजनेता ये सब मिलके और ये रूमर उड़ा रहे हैं और बड़ी तरकीब से खिसका रहे हैं। कहते 350 तो नहीं आएंगी, फिर कोई पूछता है सामने वाला कितनी आएंगी, अरे बस आप पूछो मत, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अरे भाई बताओ ना, जब तुम ये कह रहे हो बताओ कितनी सीट आएंगी, लेकिन ये बात साफ नहीं कहते हैं वो। क्यों? आपको झूठ बोल रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, में एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं बाजार के अंदर। तो अब आइए आप ग्राफ पर शेयर, ये ग्राफ आप moneycontrol.com पे देख लीजिए या गूगल पे देख लीजिए, मिल जाएगा आप। साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। और इस ग्राफ में भी 3-4 तरीके हैं, 3-4 तरीके के ग्राफ है वो, मतलब। तो उन ग्राफ को आप तो सिंपल ग्राफ को देखिए, आपको अभी कंफ्यूज, वो बाद में बताएंगे आपको, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो सिंपल ग्राफ को देख लीजिए। क्या 52 वीक का ग्राफ तो क्या है, 1 साल का तो क्या है, 2 साल का क्या है, 3 महीने का क्या है, 6 महीने का क्या है, 1 महीने का क्या है, 5 दिन का क्या है, 2 साल का देख लीजिए। और एक बार ये भी नजर मार लीजिए पिछले 5 साल में शेयर की क्या पोजीशन रही, ये सारा देख लीजिए, दौड़ा लीजिए नजर। हिस्ट्री इज वेरी एसेंशियल। 10 साल का भी देख लीजिए, कोई नुकसान नहीं, 1 सेकंड लगती है। और अगर 52 वीक या 2 ईयर्स में 730 डेज हो गए, 2 ईयर्स में 730 दिन को वो क्रॉस कर गया है कि एवरेज को, या 730 दिन में हाई है, 52 वीक्स में हाई है। इसका मतलब समथिंग इज बीइंग कुक्ड इन द कंपनी इनसाइड। वर्किंग से मालूम पड़ जाएगा कि वर्किंग सुधर के आ रही है क्या, नहीं है तो इसका मतलब कुछ न कुछ पक रहा है। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया है और शेयर में लगातार दबादब तेजी आती जा रही है, कोई कारण नहीं जा रहा है, जैसे सीजी पावर का मैंने कारण बताया, अगर इसमें तेजी आती है इसके पीछे कारण है, अर्निंग मत हो चाहे, देयर इज ए रीजन। वो रीजन जब तक आपको मालूम नहीं है किस कारण से तेज हो रहा है, किस कारण तेज, तो फिर हाथ पता है। इसका मतलब कोई सटोरिया खेल रहा है, कोई ऑपरेटर खेल रहा है, उसमें मैनेजमेंट खेल रहा है। शेयरों की कोई कमी नहीं, आप ये मत समझिए ये निकल गया तो क्या, अरे रोज आते हैं साहब, डेली, महीने में 2-4-5 शेयर आते हैं। आज भी इंडिजन का शेयर लिस्ट हुआ है, उसमें भी खेल हो रहा है, मैं बताऊंगा अभी आपको।
तो सवाल ये है कि ग्राफ में देख लीजिए, लगातार अगर ऊंचाई है, बीच में डिप आनी चाहिए, उसमें बीच बीच में 10-15% की डिप आनी चाहिए। और आप लास्ट बिंदु पे, जैसे आज आप खरीदना चाहते हैं, तो आज आप ये देख लीजिए कि आज पिछले 15 दिन में कितना बढ़ा। अगर पिछले 15 दिन में 10-12% से ज्यादा बढ़ गया है तो एक बार उस शेयर को रुक जाइए, आप मतलब मत खरीद। 15%, 20%, 15-17% टूटने दीजिए आप उसको। 15-12-14-15% तक टूटने दीजिए आप उसको। टूटेगा, निश्चित टूटेगा, ऐसा हो नहीं सकता। 99% शेयरों में ऐसा होता है। और फिर 15% टूट जाए तो फिर आप अपने धीरे धीरे खरीद शुरू कर दीजिए। अगर वो 20%, 22% भी टूट जाता है तो भी आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। एक साथ मत खरीदिए आप। ऐसा नहीं है कि 1000, 5000, 2000, 1500 जो भी शेयर है, आपका रुपया 1 लाख है तो इसमें से 75,000 का, ऐसा नहीं। आप 10,000 का खरीदिए, चाहे थोड़ा ऊपर तेज आ जाएगा, कोई बात नहीं। रुक रुक के 2-3 दिन रुक के खरीदिए तसल्ली से। और दोपहर में खरीदिए, 12 से 2 के बीच में बाजार ढीला रहता है। शुरू में खुलते ही तेज होगा बाजार, थोड़ा सा भी अगर कोई खबर है तेज होगा बाजार। फिर 12 बजे तक ये जो भी खरीदा फरोख्ती जो लोग सोच के आते हैं, प्लानिंग करके आते, वो सब मिट लेता है। तो ऐसी सूरत में टेक्नो फंडा ये देख लीजिए, ये कि बोनस आए क्या इस शेयर में, राइट आए क्या कंपनी, बाई बैक हुआ क्या, ये भी सब चेक कर लीजिए। तो टेक्नो आरएसआई को देखिए और एक मूविंग एवरेजेस को भी देख लीजिए। 200 मूविंग एवरेज क्या है, 52 वीक मूविंग एवरेज क्या है, उन सबको अगर क्रॉस कर गया इट मीन्स, और बैलेंस शीट ठीक ठाक आ रही है, प्रोडक्ट सही है, मैनेजमेंट की वर्दीनेस भी देखिए, रिलायबिलिटी भी देख लीजिए, तो आप शेयर को धीरे धीरे खरीद लीजिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, यू विल गेट दी फ्रूट्स। कई सेक्टर हैं, जैसे चलते चलते थोड़ा कई बार ये होता है, चल लिया साहब 6-8 क्वार्टर चल लिया, थोड़ा रेस्ट खा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसको चलते कोरोना काल के जस्ट आफ्टर चलने लग गया था कोरोना काल। अब कुछ ऐसा लग रहा है, टाटा मोटर की रिपोर्ट आई है, वर्किंग शानदार है, ऐसी कोई मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा घबराहट नहीं, क्योंकि टाटा का मैनेजमेंट है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, सारी बातें हैं, बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो थोड़ी सी थकान ऑटोमोबाइल सेक्टर महसूस कर रहे हैं। तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट है ना, इनको थोड़ा सा आलेने दीजिए। मारुति का आ चुका है, टाटा मोटर का आ गया है, आयशर का आ गया है, महिंद्रा का आ गया है, अशोका लीलैंड का भी शायद आ गया है, ये आ चुके, लेकिन इनका थोड़ा एक्शन दीजिए। और 24-25 जून तक स्थिति राजनीति की भी बहुत कुछ साफ हो जाएगी। ये जो मंदी खेल रहे हैं, या मंदी क्या, इनस्टेबिलिटी जो क्रिएट कर रहे हैं, ये भी कब तक करेंगे आखिरकार, ये खुद भी तो फंस सकते हैं। ये बड़ी सावधानी से चलते हैं, हिसाब किताब लगा। तो आप 23-24 जून तक थोड़ा, 23-24 मई तक थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे आप सोचिए, विचारिए, प्लानिंग कीजिए और फिर इसमें हाथ डालिए। तो टेक्नो फंडा की पोजीशन ये है। कुछ श्रोताओं ने, दर्शकों ने मुझसे ये पूछा है कि एक तो टाटा पावर के संबंध में आप कुछ बताएं। तो टाटा पावर के संबंध में यही है बात कि इसका ज़्यादा बिजनेस जो है थर्मल पावर में, यानी कोयले से बिजली बनती। कोयले से बिजली बनाना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। अच्छा, आज कोयले के पैसे गिरे हुए हैं, रेट गिरे हुए हैं, तो ये प्रॉफिट बता रहे। कुछ डिमांड भी बढ़ी और कोयले की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इनका प्रॉफिट गिर जाएगा। दूसरी बात है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पूंजी बहुत चाहिए, ब्याज चाहिए। यूएमपीपी 4000 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट है, टाटा कोस्टल पावर,
गुजरात में मुंद्रा के अंदर। तो उस प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल आज तक प्रॉफिट में नहीं आया, क्योंकि वो क्या था कि 2.5-3 रुपए यूनिट में बिजली सरकार को देने का इनका वादा था, जो ऑक्शन किए थे अटल जी के टाइम पर। सुरेश प्रभु जो पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ऑक्शन किए थे। 8 यूएमपीपी ऑक्शन करने का था, जो 3 ही ऑक्शन हो पाए थे। 2 तो अनिल अंबानी ने लिए, जो एक ही लगाया, और एक भी फेल सा की है करीब करीब। अभी तक कोई सफलता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। 430 रुपए में जो शेयर आया था, वो आज गिर के 26 रुपए, वो 1 ही रुपये रह गया था। और टाटा ने भी बड़ी मुश्किल से ये प्लांट पूरा किया है। 4000 करोड़ का प्लांट है, 4000 मेगावाट का प्लांट है, 4000 करोड़ इसकी लागत है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस बड़ी मुश्किल से पूरा किया। कोरोना काल के आसपास तो इन्होंने गुजरात सरकार से कहा था कि आप हमें 1 रुपया दे दीजिए, हम आपको 49% हमारी इक्विटी आपके नाम कर देते हैं। इतने परेशान थे। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इन्होंने ये जो अल्टरनेट पावर प्रोजेक्ट में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया। मोदी सरकार का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है इसमें, डाइवर्सिफाई किया, और सोलर के पैनल्स भी बनाना शुरू कर दिए। रूफटॉप पैनल्स भी बना रहे, और 2 करोड़ घरों पर मोदी सरकार छतों के ऊपर रूफ पैनल्स लगाएगी। तो उससे 2 काम होंगे कि एक तो बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी, और एक निःशुल्क बिजली हो जाएगी वो कंज्यूमर्स के लिए। जो केजरीवाल जी लालच देते हैं बार बार लोगों को, मैं बिजली फ्री दूंगा, वो कहानी समाप्त। फ्री बिजली फॉर एवर फ्री। 20% कंज्यूमर को देना, 80% कैपिटल को सरकार देगी, तो फ्री बिजली हो जाएगी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हर कंपनी कैप्टिव पावर प्लांट लगा रही है, हर होटल अपनी छत के ऊपर कैप्टिव पावर प्लांट लगा रहा है सोलर का, हर किसान, ये हरियाणा में, साउथ इंडिया में, गुजरात में, हर किसान अपने खेतों के अंदर सोलर पावर पैनल्स लगा रहे हैं। अच्छा, जो रिच लोग हैं, जो ठीक ठाक अफोर्ड कर सकते हैं, 5-10 लाख का खर्चा, वो भी अपनी छतों पे लगा रहे हैं। तो आफ्टर ऑल तो पावर के जो सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। पावर का खरीदार कौन होगा? देयर विल बी ए ग्लट ऑफ पावर। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी ए ग्लट ऑफ पावर इन द कंट्री। तो पावर की रेट गिर जाएगी। इसलिए ऐसे शेयरों से दूर रहिए। हमेशा मैं कहता हूं, जो कैपिटल इंटेंसिव हों। खाली अगर कोई दम है, थोड़ी बहुत दम है कि भाई ये माल बिकेगा इनका, तो ये खाली ये रूफटॉप पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, मतलब बड़े जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी उसमें थोड़ी बहुत दम है। बाकी टाटा पावर के शेयर में मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है। इतना मोटा पैसा चाहिए। अगर आप 1000 मेगावाट पावर का सोलर पावर प्लांट लगाते हो, तो आप ये भी मान लीजिए कि कम से कम 300-400 एकड़ तो जमीन चाहिए, और लागत भी बहुत चाहिए। कम से कम 2.5 रुपये यूनिट की कॉस्ट चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी कॉस्ट चाहिए। तो इसलिए कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। 2.5 रुपये यूनिट में, 3.25 रुपये यूनिट में, 2 रुपये 60 पैसे यूनिट में बिजली बेच करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ कि मैं मेरा पैसा ऐसी जगह क्यों रखूँ जहाँ भ्रष्ट आ सकते। मैं तो मेरे पैसे को ऐसी जगह रखूँगा जो बिल्कुल क्लीन चिट कंपनी, बिल्कुल साफ सुथरी कंपनी में रखूँगा। जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों रखूँगा उसको? शेयर के हर एक के अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, चाहे आईटी है, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक, और चाहे हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंपनीज, और कुछ एवरग्रीन मैनेजमेंट है लाइक रिलायंस। रिकमेंडेशन नहीं है भाई मेरी, है ना, लाइक रिलायंस है। फिर आप खैर जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो मेनली आप रिलायंस को मान लीजिए,
और अब थोड़ी बहुत ये ग्रासिम वगैरह भी आती आई है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी आ गई है, कुछ अडानी की कंपनियां जो एसीसी अंबुजा है, कुछ अडानी पोर्ट है, ये कंपनियां भी अब आती आई है। इसलिए एवरग्रीन सीख हैं और इनके पीछे बहुत बड़ी मैनेजमेंट की बैकिंग है, सरकार की भी का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये मैनेजमेंट इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये सरकार इनको सपोर्ट देगी ही देगी। और ये आपको मेरे को कहने की कारण, सपोर्ट के कारण क्या है, राजनीति है, देखिए चुनाव के अंदर खर्चे बर्चे ये सब जो है सब चलता है, ठीक है भाई, कैसा भी राजनेता हो, चुनाव का खर्चा तो वो लेगा ही, वो लाएगा कहाँ से। आज मोदी जी है, मोदी जी पकड़ा दिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल, इनके पास में कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, वो 2-5 लाख रुपए इनके खाते में पड़े हों, बस खाली ये तो ये है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं मैं और देश की सेवा करूं। पैसा कुछ नहीं इनके पास, पैसा कहाँ से लाएंगे चुनाव लड़ने, पैसा तो पार्टी को चाहिए। इलेक्ट्रो बॉन्ड्स में लिया इन्होंने, वो एक नंबर का पैसा है, मतलब कोई भी कुछ भी कह दे, चाहे हर पार्टी को मिलाए हो। तो ये सब चलता है। ताकत जो उद्योगपति है उनके शेयरों में पैसा लगाने में कभी कोई घाटा नहीं होता है, तेजी मंदी चलती रहती है। और ये टेक्नो फंडा एनालिसिस मैंने बता ही दिया है आपको, और भी बताते रहेंगे तो डे बाई डे, मतलब बाद में मैं कोई बंद नहीं करने वाला हूँ जब